चेहरे पर जिनके रहती है सदा मुस्कान, वो सरल हैं, सहज हैं, लेकिन हैं इंदौर के प्रशासनिक कप्तान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर जिले के कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव जी की, जो कि इन दिनों लगातार चुनावी इलेक्शन प्लान में जुटे हुए हैं। किस तरह से निर्भीक और निष्पक्ष ढंग से हम मतदान कर सकें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए आज एमपी न्यूज़ के स्टूडियो में सीधे आप तमाम दर्शकों के तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, आपके तमाम सवालों के सीधे और बेबाक जवाब देने के लिए मौजूद हैं इंदौर के सम्मानीय डीएम श्री लोकेश कुमार जाटव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के स्टूडियो में। आमतौर पर सर को आप जब भी देखते हैं तो जिले के प्रशासनिक संकुल में सर सतत रूप से 24 घंटे ही एक तरह से निगरानी रखते हैं और इंदौर जिला महफूज रहे, और खास तौर पर ऐसे दौर में जबकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई हो तो प्रशासनिक कप्तान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सर, इन दिनों प्रशासनिक कप्तान के कंधों पर कितना जो है भार है और इलेक्शन का एक्शन प्लान कैसे आपके नेतृत्व में इन दिनों बन रहा है? कप्तान उतना ही अच्छा हो सकता है जितनी उसकी टीम होती है, तो कप्तान की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जितनी सशक्त, जितनी एनर्जेटिक टीम होती है, कप्तान का काम उतना ही आसान हो जाता है। और मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि काम करने की जो मुझे टीम मिली है वो टीम काफ़ी अच्छी है। सर, ये जो आपकी मुस्कान है, आप इतने स्ट्रेस में भी रहते हैं, कई बार मीटिंग्स का दौर लंबा चलता है, देर रात तक भी जो है आपको एक्टिव रहना पड़ता है, ये मुस्कान का क्या इसके पीछे का राज है? क्या ये सफलता का मूल मंत्र है आपकी प्रशासनिक का? नहीं, काम तो बेसिकली सभी कर रहे हैं, सबके काम करने का तरीका अलग होता है, काम का कंटेंट या वर्कलोड या प्रेशर अलग अलग होता है, लेकिन अगर काम जब आप एंजॉय करने लगते हैं तो आई थिंक इस तरह की मुस्कान वो ऑलरेडी आने लगती है, जो आपके चेहरे पर भी दिख रही है। तो मेरा यही ध्येय होता है कि टेंशन अपनी जगह, टेंशन आपकी जो उत्पादकता की क्षमता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, उसको नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसीलिए जितना भी काम हो, जितना भी प्रेशर हो, उसको एंजॉय करके काम किया जाए, तो उससे काम करने की जो गति होती है, ना सिर्फ वो उसमें इजाफा होता है, बल्कि आपकी जो टीम आपके साथ जो काम करती है उसको भी काम करने की सहूलियत महसूस होती है। बड़ी बात है, पॉजिटिव स्पिरिट के साथ जो है कलेक्टर सर तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इंदौर की जनता और हमारा इंदौरी जो कुछ हमारे कलेक्टर साहब से जानना और समझना चाहता होगा, वो तमाम सवाल यहाँ पर हम सर से करेंगे और स्टूडियो में आप सीधे और बेबाक जवाब सुन पाएंगे। सर, अगला सवाल लेते हैं, किस तरह से आप देखते हैं अब तक के अपने कार्यकाल को? दिसंबर में जब आप आए तो इंदौर जिले की कमान संभालना कितनी बड़ी आपको चुनौती लगा, और 6 जिलों में जिलाधीश की भूमिका निभाने के बाद इंदौर जैसा बड़ा महानगर की शक्ल लेता ये शहर जब आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है तो कैसा आप महसूस करते हैं, और चुनावी दौर में कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है सर ये वक्त एक प्रशासनिक कप्तान? मुझे इंदौर आके जो पहली फीलिंग लगी वो काफ़ी एक यहाँ की जो वाइब्स हैं बहुत ही पॉजिटिव थी, और इस शहर की अपनी एक ऊर्जा है, और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन उस ऊर्जा से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अब उससे मुझे काम करने की जो क्षमता है उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है, और काम करने की जो गति है उसमें भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। प्लस यहाँ का जो एक आवरण है, शहर की जो एक तासीर है, और लोगों का जो मिलने का, बात करने का, अपनी बात रखने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। और नो डाउट कि और शहर के लोग जितना प्रशासन कोऑपरेट कर रहे हैं, और हम कोई भी स्कीम को भी अभियान लाते हैं उसमें जिस तरह की एक उत्सुकता और एक पॉजिटिविटी से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे काम करने में बहुत फायदा होता है। चलिए, बड़ी बात है, यहाँ पर बहुत ही सरल हैं, सहज हैं। जब भी जिले के प्रशासनिक संकुल में जाएं और कलेक्टर साहब से मिलेंगे तो आपको पहले समस्या नजर आएगी, लेकिन सर से मिलने के बाद आप समाधान पालेंगे, इतना मैं आश्वस्त आपको कर सकता हूं। बहरहाल, इस इंटरेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। सर, इलेक्शन एक्शन प्लान कैसे तैयार हो रहा है? 24 घंटे 7 दिन पूरा जिले का निर्वाचन अमला जुटा हुआ है। आप कभी स्ट्रांग रूम का मौका मुआयना करने नेहरू स्टेडियम जाते हैं, मतगणना स्थल पर भी जो है पूरी पैनी नज़र है, ईवीएम मशीन्स की जो स्ट्रांग रूम है उस पर भी आपकी पैनी नज़र है। कैसे पूरी तैयारी हो रही है, और कलेक्ट्रेट कार्यालय और पुलिस मुख्यालय दोनों के बीच में सामंजस्य और समन्वय कैसा है सर इन दिनों? हम लोग प्रशासनिक दायित्व का जब निर्वहन करते हैं उसके कई तरह के हम लोग काम करते रहते हैं, और हर दिन मुझे लगता है प्राथमिकता बदलती है, लेकिन चुनाव संबंधी काम एक ऐसा काम होता है जिसका प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश्ड है। हमें कौन सी गतिविधि किस समय सीमा में करनी है, किस तरीके से करनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है ये पूर्व से ही निर्धारित है, इसीलिए इसे करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। और हाँ, लेकिन ये चुनौती होती है कि जो आयोग के निर्देश होते हैं वो समय समय पर नए निर्देश आते रहते हैं,
तो इलेक्शन सफल इलेक्शन कराने का जो मूल मंत्र है ये है कि आयोग के निर्देश को आप पढ़ते रहें, बारीकियां इसकी समझते रहें और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इलेक्शंस कराने के लिए आपको अपनी टीम संगठित करने की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने यही प्रयास किया कि ज़िले स्तर पे 21 नोडल अधिकारियों की टीम बनाई जिसकी हम लोग नियमित समीक्षा करते हैं और इलेक्शंस का केंद्र बिंदु ज़िला स्तर के अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी या एसडीएम या एसपी या कोई और नहीं है। केंद्र बिंदु है वोटर। वोटर्स को सहूलियत देने के लिए, मतदाता सूची दुरुस्त रखने के लिए हम लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों का प्रयास रहा है कि हमारा पूरे प्रयासों की जो केंद्र बिंदु है वो हमारे मतदाता हैं। मतदाताओं से जुड़ी जो भी उनकी समस्याएं हैं, किसी का नाम नहीं जुड़ा है, किसी का कार्ड गुम गया है, किसी को अपने नाम में या कार्ड में कुछ संशोधन कराना है, इस तरह की बातों के लिए हमारे मतदाता को अनावश्यक परेशान ना होना पड़े। अगर उन्होंने पूरा आवेदन जानकारी दी है तो हमारे अधिकारी समय सीमा में उनके जो फॉर्म्स की प्रोसेसिंग होगी वो प्रोसेसिंग कर सकें। कोऑर्डिनेशन इलेक्शंस में बहुत आवश्यक होता है, खासकर इंदौर जैसे महानगर में ना सिर्फ पुलिस के साथ बल्कि हमारे जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, रेलवेज़ हैं, एयरपोर्ट हैं, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, उन सब के साथ भी कोऑर्डिनेशन की एक आवश्यकता होती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि टीम अच्छी है तो इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है, टीम अच्छी है, इसी वजह से इंदौर में जो है शांति का वातावरण है और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी जिले का निर्वाचन अमला जो है निर्विघ्न अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है आप चुनाव आयोग में भी अपनी भूमिका दे चुके हैं, सेवाएं दे चुके हैं। कितना ये मददगार साबित होता है एक आईएएस अफसर के जीवन में कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ही उन्होंने जिम्मेदारी निभा ली है तो जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनको न केवल फॉलो करा पाना बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो एक भावना है, जो मूल भाव है कि निष्पक्ष और निडर ढंग से मतदान हो, वो कितना मूलभूत तरीके से इंदौर में आप करा पा रहे हैं? इनफैक्ट इंदौर ज़िले में आने के पहले मैं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के पद पे था और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम लोगों को इस तरह से चुनाव कराने का अवसर मिला होगा जो मुझे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैं रिटर्निंग अधिकारी के हैसियत से मैंने चुनाव कराए हैं, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी। ज़िला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से भी मैंने काम किया है और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होने के बाद पुनः रिटर्निंग अधिकारी लोकसभा के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। तो जब आप अपने ज़िले स्तर पर चुनाव कराते हैं या विधानसभा स्तर पर चुनाव कराते हैं, फिर आप पूरे राज्य के चुनाव को जो ऊपर से बैठ के देखते हैं तो एक अलग तरह का अनुभव प्राप्त होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पिछले जो विधानसभा निर्वाचन हुए थे 2018 में, उसमें कई ज़िलों ने बहुत अच्छा काम किया था, उससे हम लोगों ने देखा, सीखा और उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उसको यहाँ अपने इस बार के चुनाव में इंदौर ज़िले में रेप्लिकेट करने का भी प्रयास किया। चलिए, बहुत बड़ी बात है। उम्मीद की जा सकती है कि जो सर का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंदौर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और इंदौर जो कि स्वच्छता के मामले में देश का नंबर 1 शहर है, उम्मीद की जा सकती है, ऐसी आशाएं हैं कि आने वाले दिनों में वोटिंग के मामले में भी पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर बाजी मारेगा और नंबर 1 शहर होगा। सर, मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं मतदाताओं से अपील भी करना चाहूँगा कि 19 मई को ये मत सोचिए कि संडे है, ये मत सोचिए कि गर्मी है, ये मत सोचिए कि आपके कोई और काम है। जब कोई इवेंट 5 साल में एक बार आता है तो उस इवेंट का अपना एक महत्व होता है और इलेक्शन कमीशन की इस बार जो थीम है, आप देख रहे हैं कि चुनाव के साथ साथ जो नीचे टैगलाइन है, देश का महात्योहार। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इंदौर के जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं और 19 मई को अपने घरों से निकलकर बड़ी संख्या में मतदान करें। जी, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत सकारात्मक तरीके से अपना जवाब यहाँ पर रख रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने के लिए पूरा इंदौर जो है अपने घरों से निकलेगा, अपने मताधिकार का न केवल इस्तेमाल करेगा बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने की महती भूमिका भी निभाएगा। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इंदौर के डीएम सम्मानीय श्री लोकेश कुमार जाटव जी। और भी कुछ बात करते हैं क्योंकि इन दिनों इलेक्शन की वजह से आचार संहिता लागू होने के बाद से सर बहुत व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं उसका बखूबी से निर्वहन भी कर रहे हैं। सर, कितना मुश्किल कितना आसान होता है, जन सुनवाई भी करना होती है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी करना होता है, कानून व्यवस्था की भी मॉनिटरिंग आपके कंधों पर रहती है और परिवार को भी समय देना होता है। तो ये कितना मुश्किल कितना आसान हो जाता है और इंदौर जैसे हलचल भरे केंद्र में कप्तान बन करके कैसा महसूस करते हैं? आई थिंक मुश्किल तब होती है जब रूटीन से इधर कुछ हो जाता है, कोई घटना हो गई, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो गया। अदरवाइज जो रूटीन के कार्य हैं वो सामान्य तौर पर रूटीन पे ही चलते रहते हैं। और आदर्श आचार संहिता घोषणा के उपरांत मैंने अपने अधिकारियों की मीटिंग लेकर यही निर्देशित किया था कि इलेक्शन घोषणा होने का मतलब ये नहीं कि हम सारे काम रोक दें।
आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए जो नॉर्मल डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सुचारू रूप से चालू रहें, लोगों को उससे कोई भी परेशानी ना हो, और आदर्श आचार संहिता का बहाना बना के हम काम ना करें, इस तरह की स्थिति स्वीकार योग्य नहीं होगी। दूसरा जो टाइम बैलेंस का एक फॉर्मूला होता है तो बहुत स्पष्ट है कि अधिकांश काम अपने ऑफिस में ही अगर आप समेट के जाएँ तो परिवार के लिए, घर के लिए काफ़ी टाइम उपलब्ध होता है। और जो दिन होता है वो कभी भी किसी के साथ भी आता है, तो उसका तो हम लोग उसको तो टैकल करते ही हैं। बट अगर आप अपना मंथ, अपना वीक, अपना डे प्लान कर लेते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आती। सर जितने ही सरल और सहज है उतने ही सिस्टमैटिक भी हैं, इसीलिए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल यानी कि पब्लिक लाइफ में भी दोनों के बीच में बैलेंस लगातार बना रहता है। बहरहाल हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत कम अवसर होते हैं जब आप किसी प्रशासनिक कप्तान को तमाम मसलों पर जो है बेबाक बोलते और देखते सुनते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। इंदौर जिले के विस्तार को लेकर बहुत सारी बात होती है, आने वाले दिनों में मास्टर प्लान भी एग्जीक्यूट होना है, तो जो लगातार प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं उसके साथ साथ क्या विकास की दृष्टि को भी पूरा उसका ध्यान रखा जा रहा है, और आने वाले समय में इंदौर के विस्तार और विकास के लिए क्या कोई खाका आपने तैयार कर लिया है आने वाले दिनों में जो एग्जीक्यूट होगा? देखिए, जिस तेज़ी से हमारा शहर ग्रो कर रहा है उससे ज़्यादा वो हमें सारा फैक्टर इन करना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में हम अपने शहर की पॉपुलेशन जो प्रोजेक्शन हम लोग देखते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो सिविक एमिनिटीज़ हमें इंश्योर करनी है, क्योंकि शहर ऑर्गेनाइज तभी हो पाएगा जब उसकी जो प्लानिंग है जी ये सारे फैक्टर्स हम लोग उसमें ध्यान में रख के चलेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जैसे ही बड़े शहर, जब कोई भी शहर एक बड़े शहर के रूप में आकार लेने लगता है तो वो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार के, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो अवसर होते हैं वो अन्य शहरों की तुलना में वो बहुत अच्छा होता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और लेकिन बेहतर जो सबसे बड़ा उद्देश्य इस पूरे प्लानिंग को ध्यान में रखते केंद्र बिंदु है कि वो नागरिकों को जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वो अच्छी क्वालिटी की हों, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वो उस डायमेंशन का हो, वो उस साइज़ का हो कि जो पॉपुलेशन प्रेशर आ रहा है उसको वो एक्चुअली एब्जॉर्ब कर सके। चलिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक दूरदृष्टिता भी जो है सर की बातों में साफ तौर पर नजर आती है, और इंदौर के नागरिक को उसकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराना और विकास की गति को भी बढ़ाना, दोनों जिम्मेदारी को सर निभा रहे हैं। सर थोड़ा सा स्वीप प्लान पर बात करते हैं। बेसिकली ये स्वीप प्लान होता क्या है, क्योंकि हम एज ए जर्नलिस्ट तो जानते हैं लेकिन जनता तक ये मैसेज नहीं पहुँच पाता, तो इंदौर जिले के कलेक्टर साहब क्या मानते हैं, स्वीप प्लान का कैसा एग्जीक्यूशन चल रहा है, और आने वाले दिनों में क्या लगता है कि मतदाता जागरण का जो लक्ष्य हमने तय किया है वो पूरा हो पाएगा? जब हम लोग मतदान की तैयारी करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि हमारा केंद्र बिंदु वोटर होता है, उसको ध्यान में रख के इस बार भी हम लोग मई 19 की काफ़ी पुख्ता तैयारी कर रहे हैं, और हमारी तैयारी तब फलीभूत हमें प्रतीत होती है जब बहुत बड़ी संख्या में या अच्छे प्रतिशत में लोग मतदान करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हमारा जो वोटिंग परसेंट था वो 65% के आसपास था, लेकिन इसमें महिला और पुरुष मतदाता थे, इसमें करीबन 10% का गैप था, जो हमें जिसकी पूर्ति करना एक चुनौती है हमारे लिए। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा जो वोटिंग परसेंट था वो करीबन 71% था, और इसमें महिला और पुरुष मतदाता का गैप था वो 4% का गैप था। तो जो हर निर्वाचन में एक ट्रेंड रहा है, वो ट्रेंड ये रहा है कि महिला मतदाता का जो प्रतिशत होता है वो पुरुष मतदाता प्रतिशत के अगेंस्ट में हमेशा कम रहा है। तो इस ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके हमने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, और इस बार इंदौर ज़िले के लिए लक्ष्य ये रखा है कि महिला मतदान का जो प्रतिशत है वो इस बार महिला पुरुष मतदाताओं की तुलना में ज़्यादा होगा, और हम ये कर पाते हैं तो मुझे लगा इंदौर एक पूरे देश में एक एग्जाम्पल होगा कि किस तरह से हम लोगों ने प्लान करके हम लोग महिला मतदाता को बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अप्रैल 2 को हमने एक ऑल विमेन स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें जो वक्ता थे, सारे पार्टिसिपेंट्स थे, इनफैक्ट अंदर की जो व्यवस्था जो पुलिसकर्मी संभाल रहे थे वो सारी की सारी महिलाएं थी। मैसेज यही था
कि महिलाएं जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं तो जो देश के महात्योहार में उनकी भागीदारी और ज़्यादा सक्रिय होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, इंदौर की नारी न केवल सशक्त है बल्कि जागरूक भी है और इंदौर जिले के निर्वाचन प्लान के स्वीप प्लान के जो तमाम प्रयास हैं उम्मीद की जा सकती है कि वो रंग लाएंगे और इंदौर महिला मतदान के मामले में भी बाजी मारेगा। सर, मुझे एक प्रोग्राम ध्यान आता है जिसमें कई दृष्टिबाधित बच्चे भी थे, कई नेत्रहीन ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि आपसे मिलने के लिए बेताब थे। आपने उनसे हाथ मिलाया, उन्हें मतदान का महत्व भी बताया। क्या इंदौर जिला दृष्टिबाधित मतदाताओं के मामले में भी बाजी मारने वाला है? और ये बहुत, इसको कहा जाता है कि अनछुआ पहलू है सर ये समाज का, जिसको आपने सबके सामने लाया। मुझे ऐसा लगता है कई मीडिया रिपोर्ट्स भी पॉजिटिवली इस पर रिपोर्ट हुई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कहाँ से ख्याल आया कि नेत्रहीन मतदाताओं को भी आपने जो है अलर्ट कर दिया, जागरूक कर दिया? पिछले कुछ समय से क्षेत्र में सरकार के साथ साथ बहुत सारे NGOs भी सक्रिय हैं और जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय चुनाव की थीम यही थी इंक्लूसिव इलेक्शंस, कि समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग की इसमें बराबर से भागीदारी हो। और इलेक्शन कमीशन का पूरे समय बहुत विशेष जोर था कि इस तरह के जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनको हम लोग हर संभव सुविधा प्रोवाइड करें और जागरूक करें। और आप देखें कि हमारे जो ज़िले के जो स्वीप आइकन हैं उनमें से जो विक्रम अग्निहोत्री हैं वो स्वयं दिव्यांग वोटर हैं और जो स्टेट की हमारी जो स्वीप आइकन हैं वो भी इंदौर से ही हैं, देशना जैन, वो भी दिव्यांग हैं। तो इतना इम्पोर्टेंस उनको दिया गया है, यही सोच के दिया जा रहा है कि इतनी चुनौतियों के बाद भी दिव्यांग मतदाता इतने उत्साह से मतदान करने आ रहे हैं। शायद एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा जो आम मतदाता है कि वो भी बाकी लोगों से इंस्पायर। चलिए, बहुत बड़ी बात है। संभवतः इंदौर जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर दिव्यांग मतदाताओं ने इतनी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है और इंदौर जिले के प्रशासनिक टीम ने भी उन्हें जागरूक करने के लिए पूरी मेहनत की है। सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंदौर की कुछ समस्याओं पर भी बात कर लेते हैं। ट्रैफिक की एक समस्या सर है जो कि इंदौर में मुझे ऐसा लगता है कि हर नागरिक उससे दो चार होता है। चौराहों पर लंबा लंबा जाम लग जाता है, ट्रैफिक जाम की वजह से कई बार एम्बुलेंस नहीं निकल पाती। इस समस्या के रिजोल्यूशन के लिए आपने क्या सोचा है? इसका कैसे आप देखते हैं आने वाले समय इसको रिजोल्यूशन के तौर पर लें ताकि सोल्यूशन मिल पाए? आई थिंक मैं इंदौर जब पहली बार आया था तो एक क्रिकेट मैच देखने आया था 2001 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें सचिन ने 10,000 रन स्कोर किए थे, कंप्लीट किए थे। तो उस समय और अब आते हैं और लोग भी अच्छा बोलते हैं कि पिछले 5 साल में इंदौर की जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है या जो गाड़ी की संख्या है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और अगर हम लोगों ने उसको प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया तो आने वाले 5 साल में स्थिति और विषम हो सकती है। जो पूरी जो प्रॉब्लम है इसके 3 पहलू हैं। इसका एक डिमांड साइड है, इसका एक सप्लाई साइड है और इसका एक हैबिट जो बिहेवियर वाला पार्ट है। डिमांड ऐसी है कि हर व्यक्ति है वो अपनी सुविधा के लिए एक गाड़ी ओन करना चाहता है, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा है सप्लाई साइड, कि अगर आपके दोनों तरफ शहर में बिल्डिंग बनी है तो आपको रोड एक्सपेंड करने की जो जगह है वो सीमित है। इन दोनों पहलू को ध्यान में रखते हुए जो एक विचार जो सबसे पहले आता है वो ये कि हमें लॉन्ग रन में अपने शहर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको विकसित करना पड़ेगा, उसको उस तरह से प्लान करना पड़ेगा जिसमें हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिले। क्योंकि जब तक कि मुझे घर से ऑफिस या घर से बाज़ार या वापस आने की पूरी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, मैं अपना पर्सनल वाहन ही यूज़ करूँगा। तो उस दिशा में हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पे ट्रैफिक हम कम से कम समय में, कम से कम लागत में कैसे ईज आउट कर सकते हैं। तो उस दिशा में जो सबसे आसान सॉल्यूशन हमें मिलता है वो है लेफ्ट टर्न्स बनाने का। रोड वाइड करना शायद एक लंबे स्ट्रेच में हमारे लिए इतनी जल्दी पॉसिबल ना हो, लेकिन एक 100 मीटर या 50 मीटर का लेफ्ट टर्न बनाना हमारे लिए आसान होता है। और पिछले करीबन 1 महीने में हम लोगों ने अपनी टीम के साथ स्थानीय प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, यातायात, हम लोगों ने करीबन 15 चौराहे विजिट किए हैं। और वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी इन जो हमारे सबसे ज़्यादा समस्या मूलक पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम कैसे ट्रैफिक ईज आउट कर सकते हैं। और खुशी की बात है कि उनमें से अधिकांश जगह काम स्टार्ट भी हो गया है और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम लागत में जल्दी से वो काम पूरा कर लें। बहुत बड़ी बात है। इंदौर की जनता को मुझे ऐसा लगता है एक बड़ी राहत मिलने वाली है। और मुझे भी याद है कि सर खुद मैदान में निकल पड़े थे, एक ग्राउंड वर्कर की भूमिका में थे, ग्राउंड लीडर की भूमिका में थे। कई बस स्टैंड का दौरा किया, कई ऐसे चौराहों पर गए जहां पर लगातार लंबा लंबा जाम लगता है और इंदौर का आम बाशिंदा परेशान होता है। ट्रैफिक में एक बात में और मुझे लगता है जो मन में है कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कई बार
एक वर्ग विशेष से जोड़ के देखते हैं, जो कि सही नहीं है। उस अप्रोच को अगर हम तोड़ पाए, उस मानसिकता को अगर हम लोग तोड़ पाए, जो कि इंदौर जैसे प्रोग्रेसिव शहर में, प्रोग्रेसिव मानसिकता वाले शहर में संभव है, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग ट्रैफिक और ईज आउट कर सकेंगे रोड। ये मेट्रो और मोनो रेल का जो प्रोजेक्ट है लगातार चर्चाओं में रहता है, सरकारें बदलती हैं लेकिन ये प्रोजेक्ट तो बने रहते हैं, तो क्या माना जाए कि ये जो एक समाधान है, एक तस्वीर बदल सकती है यदि मेट्रो की सुविधा, और चूंकि हमारा इंदौर मिनी मुंबई कहा जाता है, आर्थिक राजधानी भी है, महानगर का शक्ल ले रहा है, तो ये आप समस्या का समाधान मानते हैं क्या व्यक्तिगत तौर पर प्रशासनिक कप्तान होने के नाते? जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो बहुत सारे पहलू हैं, उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें और सशक्त करना है, मजबूत करना है। उसी क्रम में जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रूट प्लान किया गया है और जो क्रिटिकल पॉइंट पे स्टेशंस प्लान किए गए हैं, जब वो बन जाएंगे तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डीकंजेशन संभव है रोड्स पे। और अदरवाइज़ भी अगर वो सारे के सारे वाहन जो हम लोग 5 साल बाद 10 साल बाद प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो संख्या में इजाफा होगा, उन वाहनों को अगर हम रोड पे खड़ा करके उतारेंगे तो मुझे लग रहा है कि हमारे हर डेस्टिनेशन में 5-5, 6-6 मिनट का अंतर हो जाएगा। जो डिस्टेंस अभी हम 20 मिनट में कवर कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में अगर मेट्रो नहीं आता है तो अगर मेट्रो नहीं डिज़ाइन किया जाता तो आई थिंक उस जो 20 मिनट का रास्ता है उसमें आराम से 25 से 28 मिनट लगते। मेट्रो के आने से काफ़ी कुछ चीज़ें ईज आउट होंगी, बट उसमें भी कंटिजेंट यही है कि मेट्रो का जो रूट है उसके साथ साथ जो फीडर रूट्स हैं उस पर हमें अपने बसेस की व्यवस्था या अन्य जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी व्यवस्था में और ठीक से सुनिश्चित करनी पड़ेगी। बड़ी बात है। मुझे ऐसा पता है, जहाँ तक मेरी स्टडी है, मेरी रिसर्च है, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे एक्सेप्ट किया गया है, सोसाइटी ने उसे स्वीकार किया है, तभी सही मायनों में ट्रैफिक की टेंशन दूर हो पाई है। इंदौर का नागरिक भी जागरूक है, अवेयर है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोक परिवहन के मसले को वो ज़रूर स्वीकार करेगा। सर, आपके बारे में कहा जाता है आप बहुत अनुशासन प्रिय भी हैं। जब आपने कुर्सी संभाली इंदौर कलेक्टर की तो आपने सभी कर्मचारियों को समय पर आने के लिए हिदायत दे दी, आपने सबको कहा कि भाई फाइलों का मूवमेंट फास्ट हो, और पूरी टीम को आपने एक तरह से कहा जा सकता है कि अलर्ट कर दिया, अलर्ट एंड अवेक। तो क्या मानते हैं ये कितना कारगर रहा? और आज जब कोई आम नागरिक जिले के प्रशासनिक संकुल में आता है तो देखता है बहुत व्यवस्थित जो है कर्मचारी नज़र आते हैं, और आइडेंटिटी कार्ड भी जो है आपने अनिवार्य कर दिए, इसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं प्रशासनिक संकुल पर? मुझे लगता है कि जब व्यवस्था बड़ी होती है और प्रशासनिक संकुल में बहुत सारे अधिकारी हैं, और अगर मैं सारी व्यवस्थाएं और काम समय सीमा में अगर सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए डिसिप्लिन अनिवार्य है। और मेरे लिए डिसिप्लिन व्यक्तिगत भी ज़रूरी है, क्योंकि वो शायद मेरे हैबिट में आ गया है, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल रीवा से पढ़ा हूँ तो वहाँ का एक जो रेजिमेंटेड रूटीन होता है वो कहीं ना कहीं अब मेरे व्यवहार में आ चुका है, मेरे सोच में आ चुका है, तो उसी का प्रयास करता हूँ और उससे लोगों का फ़ायदा होता है। बेसिकली कि मेरा प्रयास ये रहता है कि जो काम जिस समय सीमा में हो सकता है उसे एक दिन कम में हो जाए। बहुत बड़ी बात है। अनुशासन भी जीवन में बहुत आवश्यक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने कामयाब इंसान हैं उनके जीवन में अनुशासन और व्यवस्थित दिनचर्या जो है एक सफलता का मूल मंत्र है। सर, मुझे थोड़ी और सवाल करने का मन कर रहा है, हालांकि समय बहुत ले लिया है। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं सर, मैं जानता हूं कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और खूब चौके छक्के भी लगाते हैं, और प्रशासनिक जो है अफसर जब भी क्रिकेट मैच खेलते हैं तो ज़रूर आपको पुकारते हैं, यहाँ इन्वाइट करते हैं। ये कौन सा राज है और इसके लिए कैसे वक्त निकाल पाते? क्रिकेट का शौक ही कहूँगा उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा अवसर तो मिलता ही नहीं है, लेकिन जो भी अवसर मिलता है उसको पूरा कोशिश कर दूँ कि पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ सारी चीज़ें दूर, फ़ोन दूर, सोच दूर, पूरा फोकस पूरा खेल पर होता है। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो बहुत रिलैक्सिंग है, दूसरा क्योंकि मुझे पसंद है तो मैं और अच्छे से खेलता हूँ। आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, हमने रंग पंचमी पर आपका, होली पर खूब डांस देखा, सोशल मीडिया पर भी इंदौरियंस ने बहुत शेयर किया। ये कला कहाँ से आपके पास आई? क्या ये बचपन की हॉबी थी? नहीं, आई डोंट नो, शायद बीट समझ लेता हूँ, पीछे डांस। ये बहुत बड़ी बात है। इस मुस्कुराहट में भी बहुत बड़ा जवाब छुपा है, समझदार को इशारा काफ़ी है। बहरहाल कहा यह जा सकता है कि एक IAS अधिकारी होने के साथ साथ सर एक अच्छे खिलाड़ी भावना भी अपने अंदर रखते हैं, और एक अच्छा कलाकार भी सर के अंदर छुपा है। सर, बहुत सारा समय ले लिया, जाते जाते इंदौर की जनता के लिए, MP न्यूज़ के दर्शकों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए क्या खास संदेश होगा इंदौर जिले के सम्मानीय कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव? मेरा संदेश बहुत छोटा सा है, सभी जो दर्शक हैं, राधा संदेश में एक अपील छुपी है कि इंदौर ज़िले की जो जनता है, जो नागरिक हैं, उन्होंने स्वयं आगे आके मेहनत करके हमारे ज़िले को लगातार 3 साल से स्वच्छता में नंबर 1 बनाया है।
इसी इंदौरी जज्बे को कायम करते हुए क्यों ना इस बार हम लोग वोटिंग में भी इंदौर को नंबर 1 बनाएं। 19 मई को हमारे ज़िले में मतदान है, कृपया करके अपने मताधिकार का उपयोग करें। चलिए भूलिएगा मत, 19 मई की तारीख आज ही और अभी अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, जहन में उतार लीजिए, क्योंकि आपको घरों से निकलना है, मताधिकार का इस्तेमाल करना है। देश की आने वाली कल की दशा और दिशा आपके एक वोट से बदल सकती है और इंदौर जिले के निर्वाचन अमले की मेहनत को भी आप अपने एक वोट के जरिए कामयाब बना सकते हैं। उम्मीद है कि इंदौर जिले के सम्मानीय जिलाधीश महोदय से बहुत सारे सवालात किए, उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पर भी जानने की कोशिशें की, इंदौर की समस्याओं का समाधान भी ढूंढा और यह भी जाना कि सर की सफलता का आखिर राज क्या है और उनकी मुस्कुराहट के पीछे कितनी बड़ा संघर्ष या कहा जा सकता है कितनी चुनौतियां छुपी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। एमपी न्यूज़ के स्टूडियो में आप दर्शकों के तमाम सवालों पर बेबाक जवाब देते नजर आए। एमपी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और जानी मानी हस्ती के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, तब तक लगातार देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़। नमस्कार।